हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज़ हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यूज़ की सीरीज़। यानी इसमें हम लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज़ करने वाले हैं। सो अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप ये वीडियो ऐप पर भी देख सकते हैं और वहाँ पर एड फ्री आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आप लर्न टू कम्पीट का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके और वहाँ पर आप फ्री कोर्सेज़ में ये वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो 2025 के पीवाईक्यूज़ से हमने उठाई है। तो 2025 के पीवाईक्यूज़ वो 4 पार्ट में हम करेंगे। एक पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। बिकॉज़ अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन लो तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी फिर पूरी नहीं हो पाती। ठीक है? तो वीडियो ताकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो स्टूडेंट्स के लिए, तो इसीलिए हम 4 पार्ट में से खत्म करने वाले हैं। ये पहले पार्ट है। ओके? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोर्स हमारा ऐप पे चल रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये जो कोर्स है ये अप्रैल से पहले-पहले ख़त्म कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल रही है। तो पीडीएफ आप कभी भी वहाँ पे ऐप में डाउनलोड करके और उसमें रीड कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है? वैलिडिटी जो कोर्स की है वो 12 मंथ की है अभी। अगर आप इसको अभी ले लेते हैं तो 12 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। एक बार ये कोर्स कंप्लीट हो गया अप्रैल तक, उसके बाद अगर आप इसे लेते हैं तो आपके कोर्स के प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो जाएँगे और वैलिडिटी कम हो जाएगी। अब ये कोर्स जो है कंप्लीट कोर्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा। अगर एक बार आप ये कोर्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको अच्छे से आ पाएगी और आप किसी को भी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द नल हाइपोथेसिस दैट all slopes coefficient are simultaneously equal to 0 is tested in logit model by। नल हाइपोथेसिस है हमारी। क्या हाइपोथेसिस है कि all slope coefficient जो है वो simultaneously equal to 0 है, is tested in logit model by। किसके द्वारा टेस्ट की जाती है? एफ टेस्ट के द्वारा, टी टेस्ट के द्वारा, काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा, लाइक्लीहुड रेशियो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। ये कह रहा है बेसिकली जो सारे कोफिशिएंट्स हैं उनका जो स्लोप है वो इक्वल टू 0 है। यानी जो कोफिशिएंट है ये हमें जो हम मापना चाहते हैं उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल इनकम है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कोई गुड परचेज करेगा या नहीं करेगा, हमने वो पता करना है कि उसकी इनकम से, उसके वेट से और उसके हाइट से। ठीक है? अगर उसका वेट, हाइट या इनकम इस बारे में नहीं कुछ बता पाती कि वो व्यक्ति किसी गुड को परचेज करेगा या नहीं करेगा, तो यहीं इसका मतलब है कि इसका स्लोप जो है वो 0 है। ठीक है? वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि वो व्यक्ति उस चीज़ को परचेज करेगा या नहीं करेगा। तो हमने साइमल्टेनियसली इन सारे वेरिएबल्स को, इन सारे कोएफिशिएंट को स्टडी करना है। ठीक है? तो इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो येस और नो की फॉर्म में होते हैं। ओके? अब यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो एफ टेस्ट बता रहा है हमें कि क्या एफ टेस्ट इसे एक्सप्लेन करता है? ये एफ टेस्ट इसे एक्सप्लेन नहीं करेगा, बिकॉज़ एफ टेस्ट यूजुअली जो स्टडी करता है वो न्यूमेरिकल वेरिएबल को करता है, यानी जहाँ पर हम नंबर की बात कर रहे हो। ओके? टी टेस्ट इसको वेरीफाई करेगा, टी टेस्ट भी इसको वेरीफाई नहीं करेगा, बिकॉज़ टी टेस्ट में हम एक टाइम में एक ही कोएफिशिएंट को स्टडी करते हैं और यहाँ पर हमने साइमल्टेनियसली सभी कोएफिशिएंट को स्टडी करना है। क्योंकि टी टेस्ट में हम एक टाइम पे एक ही कोएफिशिएंट को स्टडी करते हैं, इसीलिए टी टेस्ट भी यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। काई-स्क्वायर टेस्ट में हम कैटेगोरिकल वेरिएबल लेते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल यहाँ पर हम स्टडी नहीं कर रहे हैं और अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल हम मान भी लें येस और नो है, क्योंकि बिकॉज़ कैटेगरी वेरिएबल क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल हो गया। ओके? पुअर एंड रिच हो गया। ठीक है? जिसमें आप कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है? सो उसके लिए हम काई-स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लॉजिट मॉडल की बात हो रही है तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो लाइक्लीहुड रेशियो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाय यूजिंग द यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एमजीएफ की बात कर रहे हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज एज फॉलो। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है इनमें से कौन सी उसकी करेक्टरिस्टिक्स है? एम टी इज इक्वल टू में हाफ प्लस हाफ ए की पावर टी की पावर 6 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है? देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उनका एक यूनिक मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। अगर हम पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है एम टी इज़ इक्वल टू में ए की पावर लैम्ब्डा ई की पावर टी माइनस 1। ओके? ये है पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। वहीं पे अगर हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है एम टी इज़ इक्वल टू में क्यू प्लस पी ई की पावर टी पूरे की पावर एन। यहाँ पे पी क्या है? किसी भी इंसिडेंट के, किसी भी आउटकम के होने की प्रोबेबिलिटी, और क्यू क्या है? आउटकम के ना होने की प्रोबेबिलिटी। और क्यू किसके इक्वल होता है? 1 माइनस पी के इक्वल होता है यहाँ पे। ओके? तो ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट हमें कह रही है एम टी इज इक्वल टू में हाफ प्लस हाफ ई टी की ई पावर ओवरऑल की पावर 6। ओके?
अब इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखें एम टी इज इक्वल टू में क्यू प्लस पी ई की पावर टी की पावर एन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यू ये दिया हुआ है हाफ, पी ये दिया हाफ, क्योंकि क्यू क्या है 1 माइनस पी है, तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2 होता है, इसीलिए ये क्यू है, ये पी है, ई की पावर टी की पावर एन। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। और ये कौन सा फंक्शन होता है, ये होता है बाइनोमियल फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनोमियल का ये मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। वहीं पर अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें एम टी किसके इक्वल है 1 प्लस ई की पावर टी पूरे की पावर 5 डिवाइड बाई 32। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम टी इज इक्वल टू में 1 प्लस ई की पावर टी पूरे की पावर 5 डिवाइड बाय 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे पूरा क्या बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर टी डिवाइड बाय 2 सारे की पावर 5, और ये 2 को दोनों से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2 ई की पावर टी पूरे की पावर 5। और आप देख सकते हैं किस फॉर्म में है क्यू, क्यू क्या है 1/2 प्लस पी, पी क्या है 1/2 ई की पावर टी पूरे की पावर एन, तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ऑप्शन बी की करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट अगर हम चेक करें एम टी इज इक्वल टू में ई की पावर 3 पूरे की पावर ई टी माइनस 1, तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ई की पावर लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर 3 है और अंदर है ई की पावर टी माइनस 1। सो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें ई की पावर टी माइनस 1 डिवाइड बाई 4, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ई की पावर 1/4 इंटू ई टी माइनस 1। तो आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये इसी फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे लैम्डा क्या है 1/4 है, तो ये किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम किसी भी फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, ना तो ये इस फॉर्म में आ रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसे निकाल सकते हैं। ओके, सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी बी सी एंड डी, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट में। ओके, लेक्सोग्राफिक प्रेफरेंस वायलेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सियम ऑफ यूटिलिटी थ्योरी। जो लेक्सिग्राफिक प्रेफरेंस है वो यूटिलिटी थ्योरी का कौन से एक्सियम को फॉलो नहीं करती। ठीक है, देखिए लेक्सियोग्राफिक परफॉर्मेंस का क्या प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है। लेक्सियोग्राफिक परफॉर्मेंस होती है जैसे आप डिक्शनरी में आपने देखा होगा, डिक्शनरी में आप पहले कोई भी वर्ड मान लेते हैं, सी से कोई वर्ड सर्च कर रहे हैं। ओके, अगर मान लेते हैं 2 वर्ड सी से हैं तो आप नेक्स्ट वर्ड किसको चेक करेंगे कि किसमें ए पहले आ रहा है। अगर मान लेते हैं इसमें ए पहले आ रहा है, इसमें पहले बी आ रहा है, तो पहले ये वाला वर्ड आएगा। ओके, तो पहले सी को चेक करेंगे आप, अगर सी दोनों में सेम है फिर आप इसको चेक करेंगे इसमें कौन सा पहले आ रहा है। इसी तरह लेक्सियोग्राफिक परफॉर्मेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंज्यूमर है, वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है किसी चीज़ के टेस्ट को। अगर 2 चीज़ों का टेस्ट बराबर है, फिर वो प्रेफरेंस देता है उस चीज़ के कलर को, किसका कलर उसे बेटर पसंद है। ओके, मान लेते हैं उसके पास एक्स, वाई, जेड 3 गुड हैं। एक्स गुड का जो टेस्ट है वो उसको हम 9 नंबर दे रहे हैं यहाँ पे, वाई की 8 नंबर दे रहे हैं और जेड को हम 7 नंबर दे रहे हैं। कलर की अगर हम बात करें, इसका कलर के 5 नंबर हैं, इसके कलर के 10 नंबर हैं, इसके कलर के 15 नंबर हैं। अगर वैसे देखा जाए तो जेड गुड का जो है कलर के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, जबकि उसका टेस्ट इतना ज़्यादा बेकार नहीं है कंपैरेटिवली एक्स से। लेकिन क्योंकि हमारा कंज्यूमर टेस्ट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है, जिसे हम लेक्सिग्राफी परफॉर्मेंस प्रेफ़रेंस कह रहे हैं, तो पहले हम टेस्ट की ही प्रेफ़रेंस देखेंगे, फिर चाहे कलर की प्रेफ़रेंस कितनी ही कम ना हो। ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि ये टेस्ट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है, इसीलिए ये एक्स गुड को चूज़ करेगा। अगर मान लेते कोई और गुड होती जिसका टेस्ट 9 ही होता, फिर हम उस गुड का कलर देखते कि कलर को किसके ज़्यादा मार्क्स है, यानी कलर को कितना वो पसंद करता है। ओके? तो प्रेफ़रेंस किसको दी जाएगी? टेस्ट को दी जाएगी। नो मैटर कलर के यहाँ पे 25 नंबर ही क्यों ना हो। ओके? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके? सो उसे कहते हैं लेक्सियोग्राफिक प्रेफ़रेंस। अब लेक्सियोग्राफिक प्रेफ़रेंस जो है क्या ट्रांज़िटिविटी एक्सियम को फ़ॉलो करता है? बिल्कुल करता है। ट्रांज़िटिव क्या कहता है? अगर ए को हम प्रेफ़र कर रहे हैं बी के कंपैरिज़न में और बी को प्रेफ़र कर रहे हैं हम सी के कंपैरिज़न में, तो इसका मतलब होगा ए को प्रेफ़र करेंगे हम सी के कंपैरिज़न में। ये कहता है ट्रांज़िटिविटी एक्सियम। सो यहाँ पर भी आप अगर देखें, अगर हम एक्स को प्रेफ़र कर रहे हैं वाई के कंपैरिज़न में और वाई को प्रेफ़र कर रहे हैं जेड के कंपैरिज़न में, तो ऑब्वियस सी बात है हम एक्स को प्रेफ़र करेंगे जेड के कंपैरिज़न में, बिकॉज़ एक्स का टेस्ट ज़्यादा होगा तभी वो वाई के ऊपर प्रेफ़र किया जा रहा है और वाई का टेस्ट ज़्यादा होगा तभी वो जेड के ऊपर प्रेफ़र किया जा रहा है। इसीलिए एक्स को हम प्रेफ़र करेंगे ओवर जेड। तो ट्रांज़िटिविटी एक्सियम को यहाँ पर ये फ़ॉलो करता है।
क्या ये कन्वेक्सिटी एक्सियम को फॉलो करता है? कन्वेक्सिटी एक्सियम कहता है कि हम कोई सिंगल गुड को चूज नहीं करते, हम मिक्सचर ऑफ दो गुड को चूज करते हैं। तो क्या हम यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का मिक्सचर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हाइपोथेटिकली अगर हम मान लें हमने कोई जेड कॉम्बिनेशन लिया है जिसमें 0.5 हमने एक्स ली है प्लस 0.5 हमने वाई ली है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसने टेस्ट को ही प्रेफरेंस दिया हमारे कंज्यूमर ने। कैसे? अगर हम टेस्ट का यहाँ पर चेक करें तो टेस्ट के लिए जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेस्ट के लिए जेड इक्वल हो जाएगा 0.5 इंटू एक्स का टेस्ट कितना है 9 प्लस 0.5 इंटू वाई का टेस्ट कितना है 8, ठीक इसके इक्वल आ जाएगा 8.5 के इक्वल आ जाएगा। वहीं पर अगर कलर की प्रेफरेंस देखी जाए तो जेड में कलर की प्रेफरेंस के हिसाब से 0.5 इंटू एक्स के कलर की प्रेफरेंस कितनी है 5 प्लस वाई की कितनी है 0.5 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये किसको प्रेफर कर रहे हैं? ये टेस्ट को ही प्रेफर कर रहा है यहाँ पर भी ज़्यादा, ठीक है। यानी टेस्ट की वैल्यू भी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, ओके। अगर यहाँ पर कलर की वैल्यू ज़्यादा आ रही होती तो हम मानते कि कलर को ज़्यादा प्रेफर किया गया, पर यहाँ पर भी टेस्ट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है इसीलिए टेस्ट को प्रेफर किया गया है। इसीलिए कॉन्वेक्सिटी एक्सियम को भी प्रेफर करता है। क्या ये कॉन्टिन्यूटी एक्सियम को प्रेफर करता है? कॉन्टिन्यूटी एक्सियम कहता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर चूज़ कर रहे हैं तो उसको हम एकदम चूज़ करना बंद नहीं कर देते। अगर मान लीजिए उसके टेस्ट में थोड़ा-सा चेंज आ जाए, तो एकदम से हम ऐसा नहीं है कि अपनी चॉइस बदल देते हैं, हम अपनी चॉइस को धीरे-धीरे चेंज करते हैं। लेकिन लेक्सियोग्राफिक प्रेफरेंस कहता है हम टेस्ट के थोड़ा-सा चेंज होते ही एकदम से अपनी प्रेफरेंस चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स और वाई 2 गुड हैं। अगर टेस्ट की बात की जाए, इसका टेस्ट की वैल्यू है 8.0001 और इसके टेस्ट की वैल्यू 8.000, ओके। कलर की अगर बात की जाए, कलर की वैल्यू इसकी 5 है और इसकी 10 है, ओके। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टेस्ट ज़्यादा है तो हम एक्स को प्रेफर कर रहे होंगे। लेकिन अगर मान लें हम माइन्यूट सा चेंज करते हैं, इसका टेस्ट जो है 7.9999 हो जाए और ये 8.000 हो जाए और कलर वही है 5 एंड 10, तो ऑब्वियस सी बात है लेक्सियोग्राफिक प्रेफरेंस के हिसाब से अगर टेस्ट वाई का ज़्यादा हो गया है, चाहे कोई थोड़ी मात्रा में हो, तो हमारी प्रेफरेंस एकदम से एक्स से वाई पर आ जाएगी। जबकि कॉन्टिन्यूटी एक्सियम कहता है कि हम एकदम से प्रेफरेंस चेंज नहीं करते। तो ये कॉन्टिन्यूटी एक्सियम को वायलेट करता है, इसको फॉलो नहीं करता। इंडिपेंडेंस एक्सियम का इससे कोई लेना-देना नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो कॉन्टिन्यूटी एक्सियम है, यानी कॉन्टिन्यूटी एक्सियम को वायलेट करता है लेक्सियोग्राफिक प्रेफरेंस। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉज अ पॉजिटिव आउटपुट गैप वेयर आउटपुट गैप इज इक्वल टू में एक्चुअल आउटपुट माइनस पोटेंशियल आउटपुट। ये कह रहा है इनमें से पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कौन सी चीज़ है इन चारों में से जो आउटपुट गैप को पॉजिटिव करती है? और आप आउटपुट गैप क्या लिया है इन्होंने? एक्चुअल आउटपुट माइनस पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट किसे कहते हैं? ये वो आउटपुट होता है जब हमारी इकोनॉमी अपने पूरे रिसोर्सेज यूज़ कर रही हो, यानी जब हमारे रिसोर्सेज फुल पोटेंशियल पर काम कर रहे हो तो मैक्सिमम हम जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज पोटेंशियल आउटपुट, ओके। एक्चुअल आउटपुट जो है वो फुल पोटेंशियल आउटपुट से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। फुल पोटेंशियल आउटपुट से हम कब ज़्यादा होंगे? यानी जब हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं तब पोटेंशियल आउटपुट हम अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्चुअल आउटपुट कब हो सकता है? जब हमारे रिसोर्सेज जो है वो ओवर यूटिलाइज हो रहे हों, ठीक है। यानी लेबर एक्स्ट्रा काम कर रही हो, हमारी जो मशीनें हैं वो ओवर यूटिलाइज हो रही हो, यानी हमारे रिसोर्सेज जब फुल पोटेंशियल से ज़्यादा काम कर रहे हो तब एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा होता है। तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने से हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट या फुल पोटेंशियल आउटपुट बढ़ता है, ना कि एक्चुअल आउटपुट, ओके। फुल पोटेंशियल आउटपुट बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि अगर आप उसे ओवर यूटिलाइज कर ले पॉपुलेशन को तब एक्चुअल आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हमें ये नहीं बता रही कि क्या हम उस पॉपुलेशन को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम फुल पॉपुलेशन ग्रोथ से पोटेंशियल आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि एक्चुअल आउटपुट ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट होना चाहिए, ओके। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ होने से हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है, ओके, यानी पोटेंशियल आउटपुट बढ़ता है। एक्चुअल आउटपुट की बात यहाँ पर नहीं हो रही। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अगर हो हमारी होगी तो पोटेंशियल आउटपुट बढ़ेगा हमारा, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ेगा। आपने टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी, सब लोग लगा दिए, तो उससे क्या होगा, हमारा टोटल आउटपुट जो है, जो हमारा फुल पोटेंशियल जो हम अचीव कर सकते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा, तो पोटेंशियल आउटपुट इससे बढ़ता है। ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, अब आपकी टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होगी और पॉपुलेशन ग्रोथ भी इंप्रूव होगी। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि दोनों इंप्रूव हो गए, फिर भी अगर आप उनका ओवर एम्प्लॉयमेंट करना शुरू कर दें, यानी उनका ओवर यूज़ करना शुरू कर दें, तब हम कह सकते हैं कि हम पोटेंशियल आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, यानी एक्चुअल आउटपुट विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट, तभी हमारा आउटपुट गैप जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगर बात करें अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है तो पोटेंशियल आउटपुट ही
ज़्यादा नहीं होगा आपका, वही अचीव नहीं हो पाएगा, तो एक्चुअल आउटपुट जो है वो पोटेंशियल से ज़्यादा कैसे हो सकता है? ओके, तो ये वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी जब आप ओवर यूटिलाइज़ कर रहे हो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। ओके, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, ये बात कर रहा है मैचिंग की। ओके, एक तरफ हमारे पास लिस्ट दी है, दूसरी तरफ हमारे पास इकोनॉमिस्ट दिए हैं। ओके, तो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, तो इसकी बात किसने की थी? इमिसराइजिंग ग्रोथ की बात किसने की थी? मर्केटिज्म थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात किसने की थी? और सेक्युलर डिटरेशन ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड की बात किसने की थी? हमने मैच करना। देखिए, अगर स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल की हम बात करें, ये दिया गया था पॉल सैमुअल्सन एंड रोनाल्ड जोन्स के द्वारा। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल क्या कहता है कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल, लैंड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए होती है एंड लेबर जो होती है वो मोबिल होती है, यानी कि उसे आप कहीं भी, चाहे इंडस्ट्री में चाहे एग्रीकल्चर में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन लैंड जो है वो फिक्स होती है सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो इनका कहना है कि जब भी आपकी कंट्री जो है वो ट्रेड करना शुरू करती है, यानी ओपन फॉर ट्रेड होती है, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक्सपेंड होता है। और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपेंड होता है तो लेबर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना शुरू करती है, जिससे उनकी वेज रेट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और वेज रेट इंक्रीज होने से उनकी डिमांड बढ़ने से उनको भी फायदा होता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कैपिटल का ओनर है, बिकॉज़ कैपिटल जो है यहाँ पर हम इंडस्ट्री सेक्टर में यूज़ करते हैं, तो कैपिटल के ओनर को फ़ायदा हो जाता है और लैंड के ओनर को नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करता है, लेबर को फ़ायदा हो जाता है, कैपिटल ओनर को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन लैंड ओनर को जो है वो नुकसान हो जाता है। ओके? इमेजराइज़िंग ग्रोथ की अगर हम बात करें, ये दी गई थी जगदीश भगवती के द्वारा। इनका कहना था कि जैसे-जैसे अगर मान लीजिए आपकी कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर देती है, और आपकी कंट्री एक बड़ी कंट्री है जो एक्सपोर्ट को प्रभावित करती है। तो अगर वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करना शुरू कर दे, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी में एक्सपोर्ट के प्राइसेज़ जो हैं वो घटना शुरू हो जाते हैं। ओके? सो एक तरीके से आप ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ की वजह से आप ही की गुड के प्राइसेज़ जो हैं वो कम हो गए, तो आपको नुकसान हो जाता है। और यहाँ पर एक्सपोर्ट प्राइसेज़ इतने ज़्यादा कम होते हैं दैट हमें ट्रेड से फ़ायदा होने की जगह, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से जो फ़ायदा होना चाहिए था, वो होने की बजाय प्राइसेज़ कम होने की वजह से हमें नुकसान हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम इमेजराइजिंग ग्रोथ रखा गया था। ओके? नेक्स्ट है मर्केंटिलिज्म थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये दी गई थी थॉमस मून के द्वारा। ये एक्चुअली मर्केंटिलिस्ट थे और ये बात करते थे ऐसे ट्रेड की जिसमें हमने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए और इम्पोर्ट को हमें बिल्कुल रोकना चाहिए। ठीक है? इम्पोर्ट को हमें अपने देश में नहीं आने देना चाहिए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और भी प्रीशियस मेटल जो है उनको कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है? तो मर्केंटिलिस्ट थ्योरी जो है वो थॉमस मून ने दी थी। नेक्स्ट है सेक्युलर सेक्युलर डिटरेशन ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड। ये दिया गया था प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस का। सेक्युलर का मतलब होता है लॉन्ग रन, डिटरेशन का मतलब होता है परसिस्टेंटली डिक्लाइन होना, यानी कॉन्टिन्यूअसली डिक्लाइन होना। तो लॉन्ग टर्म में कॉन्टिन्यूअसली डिक्लाइन होता है टर्म ऑफ ट्रेड, इसका डेवलपिंग कंट्री का। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर प्राइमरी गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, और प्राइमरी कमोडिटीज़ का प्रोडक्ट्स का प्राइसेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग गुड। ओके, सो लॉन्ग टर्म में टर्म ऑफ ट्रेड जो है उन कंट्रीज का वो डिटेरियोरेट होता चलता है, डिक्लाइन होता चलता है। ये कहना था प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस का। ओके, तो यहाँ पे अगर हम मैच करें, ए का हो जाएगा 4, ए का 4 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। इमेजराइजिंग ग्रोथ का हो जाएगा जगदीश भगवती, यानी 3, जो कि हमें सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करनी है। लिस्ट 1 कहती है प्लेइंग ईच स्ट्रेटजी विद प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ पे मैक्सिमम पे ऑफ गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ अदर। थर्ड कह रहा है लॉन्ग रन बिहेवियर। फोर्थ कह रहा है पीरियड ऑफ पनिशमेंट इज इनफाइनाइट। ओके, सो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें, प्लेइंग ईच स्ट्रेटजी विद प्रोबेबिलिटी, अगर हम हर स्ट्रेटजी को प्ले कर रहे हैं विद प्रोबेबिलिटी तो इसे हम कहते हैं मिक्स स्ट्रेटजी। ओके, क्योंकि इसमें सारी स्ट्रेटजी का यूज हो रहा है। मैक्सिमम पे ऑफ विद गिवन स्ट्रेटजी, अगर हमें किसी दूसरे व्यक्ति की यानी सेकंड प्लेयर की स्ट्रेटजी पता है, उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी किस हिसाब से चूज करें कि हमें मैक्सिमम पे ऑफ मिल सके, उसे हम कहते हैं बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। ओके, तो यानी कि फर्स्ट का 4 हो जाएगा, सेकंड का 3 हो जाएगा। लॉन्ग रन बिहेवियर की हम बात करें, लॉन्ग रन बिहेवियर हम पढ़ते हैं नैश इक्विलिब्रियम के अंदर, तो यानी थर्ड का 1 हो जाएगा। तो बच गया क्या? फोर्थ का 2 बच गया हमारे पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, थर्ड का 1 एंड उसके बाद 2, 4 3 1 2। वो किस में दिया हुआ है? 4 3 1 2, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग लीड्स टू। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से अगर गवर्नमेंट अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीज कर दे तो उससे क्या होता है? अ शिफ्ट इन डिमांड फॉर लोनेबल फंड टू द राइट। ये बिल्कुल सही है। अगर गवर्नमेंट जो है
डेफिसिट फाइनेंसिंग करना शुरू कर दे तो लोनेबल फंड की डिमांड जो है बढ़ जाती है और जब वो बढ़ जाएगी तो वो कहाँ शिफ्ट होएगी? राइट वो शिफ्ट होएगी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट ये गलत है बिकॉज़ गवर्नमेंट जो है जब डिमांड शुरू कर देती है लोनेबल फंड की तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओके, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, ना कि डिक्लाइन, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, देखिए जब गवर्नमेंट जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है और उससे स्पेंडिंग करना शुरू करती है तो उससे गवर्नमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेना शुरू कर देती है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उससे कम हो जाती है। तो यहाँ पे इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। इंक्रीज़ इन सेविंग इक्वल टू डिक्लाइन इन कंजम्पशन। अब देखिए यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट क्योंकि नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से सेविंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी वजह से कंजम्पशन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है एंड इंक्रीज़ इन सेविंग इज़ इक्वल टू डिक्लाइन इन कंजम्पशन होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ई की अगर हम बात करें, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन दैट बैलेंस द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए जितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से इनकम इंक्रीज होनी चाहिए थी, उतना ही कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज की वजह से इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो ओवरऑल ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो जितनी इनकम जो इंक्रीज होनी चाहिए थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, उतना ही कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने की वजह से वो कम हो जाती है, तो वो ओवरऑल बैलेंस हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डी एंड ई, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू लुकस क्रिटिक के हिसाब से इट अज्यूम मॉनेटरी पॉलिसी नॉट टू बी न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू रियल वेरिएबल। ड्रिफ्टिंग कोफिशिएंट कैन मेक मैक्रो इकोनॉमेट्रिक मॉडल मोर रिलायबल, या फिर केंशियन मॉडल करेक्टली कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, या फिर द स्टेबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मॉडल आर इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी प्रेडिक्शन। देखिए लुकस क्रिटिक की अगर हम बात करें, लुकस क्रिटिक कहता है कि गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी बनाने से पहले जो बिहेवियर होता है कंज्यूमर का वो कुछ और होता है, लेकिन पॉलिसी आने के बाद, किसी भी पॉलिसी के आने के बाद कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं और ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कंज्यूमर पहले बिहेव कर रहा है आपकी पॉलिसी के बाद भी वैसे ही बिहेव करेगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। ओके, इसीलिए अगर आपको याद हो लूकस ने रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस दी थी। ओके, सो रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि हमारा जो एजेंट है, मान लीजिए हमारी लेबर है, इकोनॉमिक एजेंट से कोई भी हो, चाहे अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर भी जो है कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज जो है उसको ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो उसके हिसाब से वो अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर देते हैं। तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इसलिए फेल हो जाते हैं, वो सिर्फ तभी सक्सेसफुल होंगे जब वो एकदम सडन होंगे। ठीक है, जिसे किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो। तो सडन चेंजेस ही जो हैं वो सिर्फ काम करते हैं यहाँ पर, अगर कोई भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो यहाँ पर काम नहीं करता। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो यहाँ पर काम नहीं करती। तो इट अज्यूम मॉनेटरी पॉलिसी नॉट टू बी न्यूट्रल, ये गलत है। मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर न्यूट्रल होती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर रियल वेरिएबल को चेंज नहीं कर पाती, वो न्यूट्रल रहती है। नॉट टू बी न्यूट्रल यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दूसरा ये कह रहा था कि अगर आप कह रहे हैं कि आपको कोई पॉलिसी बनानी है, तो आपको ऐसे वेरिएबल चूज़ करने पड़ेंगे जो चेंजेज़ ना हो, जो पॉलिसी के साथ चेंज ना हो, यानी जो पॉलिसी से पहले जैसे वेरिएबल थे वैसे ही बाद में रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वेरिएबल्स का पॉलिसी पे कोई इफ़ेक्ट, पॉलिसी की वजह से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो ये टेक्नोलॉजी वेरिएबल जो है पॉलिसी से पहले भी उसी स्पीड से बढ़ रहा था, बाद में भी उसी स्पीड से बढ़ेगा। सो ऐसा कहना था लूकस का। ओके, सो ड्रिफ्टिंग कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पर काम नहीं करते, यानी अनस्टेबल कोएफिशिएंट यहाँ पर काम नहीं करते, यहाँ पर स्टेबल कोएफिशिएंट की आवश्यकता होती है। सो ड्रिफ्टिंग कोएफिशिएंट या कह दीजिए अनस्टेबल कोएफिशिएंट कैन मेक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल मोर रिलायबल, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली स्टेबल कोएफिशिएंट कैन मेक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल मोर रिलायबल, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन थर्ड की अगर हम बात करें, केन्स मॉडल करेक्टली कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये गलत है बिकॉज केन्स ने क्या कंसीडर किया था, केन्स ने इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में सेम रिलेशनशिप बताई थी कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन इंक्रीज होती है। हाँ, वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कभी नहीं होती। तो केन्स ने कभी भी ये नहीं बोला कि पॉलिसी चेंज होने से, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने से ये वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाएंगे। उन्होंने कहा था ये सेम प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज होते हैं। सेम प्रोपोर्शन का मतलब है कि जिस प्रोपोर्शन में कंजम्पशन बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता रहेगा और जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती रहेगी। हाँ, कंजम्पशन के बढ़ने का प्रोपोर्शन और इनकम के बढ़ने का प्रोपोर्शन अलग होता है, क्योंकि लोग सेविंग करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली इन्होंने वेरिएबल में कोई भी चेंजेस की बात नहीं करी थी। सो ये करेक्टली कंसीडर नहीं करते हैं इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। सो ये गलत हो जाएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मॉडल आर इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी प्रेडिक्शन, इसीलिए कहा गया है कि पॉलिसी अगर आपने कोई भी प्रेडिक्शन करनी है तो ऐसे वेरिएबल को चूज करना पड़ेगा जो स्टेबल हो, जो चेंज ना होते हो। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, अब कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट। 3 पोस्ट हैं जिसके लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है। पहली पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट हैं, दूसरी पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट हैं और तीसरी पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट हैं। तो इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है दैट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पोस्ट, कि वो कैंडिडेट इनमें से किसी एक ना एक पोस्ट में सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, पहली पोस्ट में 3 कैंडिडेट हैं, उसके कॉम्पिटिटर जो हैं वो टोटल 3 हैं। सेकंड पोस्ट में टोटल 4 कैंडिडेट हैं उसको मिला के, और थर्ड पोस्ट में 2 कैंडिडेट हैं उसको मिला के। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि वो ए पोस्ट ले लेता है, फर्स्ट पोस्ट पे अगर हम ए पोस्ट मान लें तो ए पोस्ट के चूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। ओके, बी पोस्ट में उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4, और सी पोस्ट में उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो एटलीस्ट 1 पोस्ट में सिलेक्ट हो जाएगा तो वो कैसे निकलेगा, एटलीस्ट 1 पोस्ट में उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस किसी भी पोस्ट में ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, 1। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी ना किसी एक पोस्ट में वो सेलेक्ट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर वो किसी भी पोस्ट में सेलेक्ट ना होता है उस प्रोबेबिलिटी को घटा दिया जाए तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसमें वो किसी ना किसी में सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो हमें निकालनी है किसी में भी सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी। तो किसी में भी ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, ए में सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ना सिलेक्ट होने की हो जाएगी 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। बी में सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। सी में सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। तो ये आ गई ए में सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, बी में सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी एंड सी में सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4 मल्टीप्लाई विद 1/2। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो 1/4 आ गई किसी में भी सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो वो अगर एटलीस्ट 1 पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम डज नॉट हैव एनी नैश इक्विलिब्रियम, इनमें से किस गेम का नैश इक्विलिब्रियम नहीं होता। यहाँ पे 4 टाइप की गेम दी हुई है, बीएस गेम, स्टैग हंट गेम, मैचिंग पेनीज गेम एंड प्रिजनर डायलमा। इन चारों गेम में हमने देखना है कि किसमें हमें नैश इक्विलिब्रियम मिल रहा है और किसमें नहीं मिल रहा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक बार, ये अलग अलग हमने गेम दी है, बीओएस गेम, स्टार हंट गेम, प्रिजनर डायलमा एंड मैचिंग पेनीज गेम। ये अलग अलग गेम के हमने आउटकम लिए। ओके, अगर हम बीओएस गेम की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है बैटल ऑफ सेक्सेस। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 कपल हैं हमारे पास, 2 कपल हैं, 2 कपल में मान लेते हैं एक पर्सन है ए और एक है बी। ठीक है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ओके, हस्बैंड को पसंद है क्रिकेट और वाइफ को पसंद है फुटबॉल। ठीक है, अब ये दोनों ऐसा कोई गेम खेलना देखना चाहते हैं जिसमें ये दोनों एक साथ रह सके, और अगर ये दोनों साथ कोई गेम देखने जाते हैं तो इनको हैप्पीनेस होती है। ओके, अगर ये अलग अलग गेम चूज करेंगे तो इनको हैप्पीनेस नहीं होगी, यानी ये खुश नहीं होंगे। ओके, सो अगर ये दोनों एक गेम देखने जाते हैं तो दोनों खुश होंगे, और ये दोनों अगर अलग अलग गेम देखने जाते हैं तो ये खुश नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों क्रिकेट चूज करते हैं तो हस्बैंड बहुत खुश होगा, बीवी थोड़ा कम खुश होगी। वहीं पर अगर ये फुटबॉल चूज़ करते हैं तो वाइफ ज़्यादा खुश होगी और हस्बैंड कम खुश होगा। ओके, सो यहाँ पे इनका प्ले ऑफ दिया हुआ है। हमारे पास प्लेयर ए एंड बी है, प्लेयर ए को क्रिकेट पसंद है, प्लेयर बी को फुटबॉल पसंद है। तो अगर ये क्रिकेट चूज़ करते हैं तो क्रिकेट से आप देख सकते हैं बी वाले प्लेयर को खुशी जो हो रही है 1 है, और ए वाले प्लेयर को जो खुशी हो रही है वो 2 है। ठीक है, वहीं पर अगर बीवी फुटबॉल चूज़ कर लेती है और हस्बैंड क्रिकेट चूज़ करता है, तो दोनों को खुशी नहीं होगी, क्योंकि दोनों अगर अलग-अलग गेम देखने जाते हैं, तो दोनों हैप्पी नहीं रहेंगे। सिमिलरली अगर बीवी क्रिकेट चूज़ करती है और हस्बैंड फुटबॉल चूज़ करता है, तब भी दोनों अलग-अलग गेम चूज़ करेंगे, तो दोनों को खुशी नहीं होगी। दोनों फुटबॉल चूज़ कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं वाइफ ज़्यादा खुश होगी बिकॉज़ वाइफ को फुटबॉल पसंद है, हस्बैंड कंपैरेटिवली कम खुश होगा। तो ये इनका प्ले ऑफ दिया हुआ है। अब हमने देखना है यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं वाइफ ने क्रिकेट चूज़ किया, तो जब वाइफ क्रिकेट चूज़ कर रही है, हस्बैंड के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो क्रिकेट चूज़ कर ले या फुटबॉल चूज़ कर ले। जब वो फुटबॉल चूज़ करता है तो उसको हैप्पीनेस नहीं होगी, ज़ीरो हैप्पीनेस है, क्योंकि वो वाइफ से अलग जा रहा है। अगर वो क्रिकेट चूज़ करता है तो उसको हैप्पीनेस ज़्यादा होगी, और ऑब्वियस सी बात है उसका फेवरेट गेम भी है तो वो क्रिकेट ही चूज़ करेगा। तो जब वाइफ क्रिकेट चूज़ कर रही है, हस्बैंड ने क्या चूज़ किया, क्रिकेट। अगर मान लेते हैं वाइफ फुटबॉल चूज़ कर रही है, ठीक है? तब हस्बैंड क्या चूज़ करेगा? देखिए वाइफ फुटबॉल चूज़ कर रही है, अगर हस्बैंड क्रिकेट चूज़ करता है तो उसको कोई खुशी नहीं होगी।
इसलिए जब वाइफ फुटबॉल चूज़ करी है तो वो भी फुटबॉल चूज़ कर लेगा। बेशक उसको कम खुशी होगी बट ही विल बी हैप्पी। तो वहाँ पे वो फुटबॉल चूज़ कर रहा है। तो वाइफ ने जब क्रिकेट चूज़ किया, हस्बैंड ने क्रिकेट चूज़ किया, जब वाइफ ने फुटबॉल चूज़ किया, हस्बैंड ने फुटबॉल चूज़ किया। ओके? अब अगर हम इसका कलर चेंज कर लें इंक का, नाउ अगर अब हस्बैंड को पहले चूज़ करने दें, तो हस्बैंड अगर क्रिकेट चूज़ करता है, वाइफ के पास 2 ऑप्शन है, या तो क्रिकेट चूज़ कर ले या फुटबॉल चूज़ कर ले। अगर वो क्रिकेट चूज़ करती है तो उसको 1 हैप्पीनेस होगी, फुटबॉल चूज़ करती है तो उसको कोई हैप्पीनेस नहीं होगी बिकॉज़ वो हस्बैंड से अलग जा रही है। ओके? तो इसीलिए वो क्या चूज़ कर लेती है, क्रिकेट चूज़ कर लेती है। वहीं पर जब हस्बैंड फुटबॉल चूज़ करता है, तो फिर वाइफ के पास 2 ऑप्शन है, या तो क्रिकेट चूज़ कर ले या फुटबॉल चूज़ कर ले। वो क्रिकेट चूज़ नहीं करेगी बिकॉज़ हस्बैंड ने फुटबॉल चूज़ करा है, वो अलग जाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? उसको ज़ीरो हैप्पीनेस होगी। इसीलिए वो भी फुटबॉल चूज़ करेगी और फुटबॉल उसको पसंद भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 सर्कल जो हैं 2 जगह मैच कर रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है? तो यहाँ पर 2 नैश इक्विलिब्रियम हो गए हमारे। हमेशा हम नैश इक्विलिब्रियम कैसे चूज़ करते हैं कि जब ये 2 सर्कल मैच कर जाएँ, यानी हस्बैंड की और वाइफ की बेस्ट स्ट्रैटेजी दोनों तरफ मैच कर जाएँ तो 2 नैश इक्विलिब्रियम। अगर ये एक जगह मैच करती तो 1 नैश इक्विलिब्रियम होता। तो यहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर 2 नैश इक्विलिब्रियम। अगर स्टैग हंट गेम की बात करें तो इसमें क्या है कि अगर आप कोई स्टैग को या फिर कह लीजिए जिसे डियर कहते हैं हम, डियर को अगर आप हंट करने जा रहे हैं तो डियर को हंट करने के लिए ए और बी अगर दोनों पर्सन है, दोनों को एक साथ जाना पड़ेगा और उनको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। वहीं पर अगर किसी रैबिट को वो हंट करने जाते हैं तो वो दोनों अलग-अलग जा सकते हैं, यानी ए अलग जा सकता है, बी अलग जा सकता है। बस नुकसान यहाँ होगा कि इस पे रिटर्न कम मिलेगा। अगर यहाँ पे 10 रिटर्न मिलता है एक डियर को हंट करने में, तो यहाँ पर 4 रिटर्न मिलेगा। ओके, तो रिटर्न कम है बेसिकली। लेकिन हाँ, रैबिट को हंट करने के लिए दोनों अलग-अलग जा सकते हैं, लेकिन डियर को हंट करने के लिए दोनों को एक साथ जाना पड़ेगा। तो ये इसकी प्ले ऑफ पैट्रिक्स दी हुई है। ओके, ये हमारा प्लेयर ए का है कि कब वो स्टैग को हंट करेगा, कब वो हेयर को या कह लीजिए रैबिट को हंट करेगा। सिमिलरली प्लेयर बी का दिया हुआ है कब वो स्टैग को हंट करेगा, कब वो रैबिट को हंट करेगा। अगर मान लेते हैं प्लेयर बी जो है हमारा वो स्टैग हंट करता है, स्टैग हंट करने जा रहा है, तो प्लेयर ए के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो स्टैग को हंट कर ले या हेयर को हंट करे। अगर वो हेयर को हंट करता है तो उसको रिटर्न कम है, वो स्टैग को हंट करता है तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए वो स्टैग को ही हंट करेगा। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्टैग। वहीं पर अगर प्लेयर बी हेयर को हंट करता है यानी रैबिट को हंट करता है, तब भी हमारे पास प्लेयर ए के पास 2 ऑप्शन है, या स्टैग को हंट करे या हेयर को हंट करे। अगर हमारा प्लेयर बी हेयर हंट कर रहा है, तो अगर प्लेयर ए स्टैग हंट करने जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि स्टैग को हंट करने के लिए या कह लीजिए डियर को हंट करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है, तो इसको 0 रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन हेयर को हंट करने पे इसको कुछ रिटर्न मिल जाएगी। इसलिए जब प्लेयर बी हेयर हंट करने जाएगा, ये भी हेयर हंट करने ही जाएगा। ओके, नाउ अगर हम प्लेयर बी की बात करें, अगर प्लेयर ए स्टैग को हंट करता है तो प्लेयर बी के पास 2 ऑप्शन है, स्टैग या हेयर। जब ये स्टैग को हंट कर रहा है तो प्लेयर बी भी स्टैग को ही हंट करेगा। क्यों? क्योंकि उससे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जबकि अगर वो हेयर को हंट करता है तो रिटर्न कम मिलेगा, ठीक है? इसीलिए वो इसको हंट करेगा। वहीं पर अगर प्लेयर ए हेयर को हंट करता है, तो प्लेयर बी क्या करेगा? प्लेयर बी अगर स्टैग को हंट करने जाता है उसको कोई रिटर्न ही नहीं मिलेगा बिकॉज़ स्टैग को हंट करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है। इसीलिए वो किसको हंट करेगा? हेयर को हंट करेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 नैश इक्विलिब्रियम होंगे। तो स्टैग हंट गेम में भी हमारे पास 2 नैश इक्विलिब्रियम होते हैं। अगर हम प्रिज़नर डायलेमा की बात करें, प्रिज़नर डायलेमा में हमें पता है कि ए और बी 2 प्रिज़नर हैं हमारे पास। दोनों अगर जुर्म को कबूल कर लेते हैं तो उनको 1-1 साल की सज़ा हो रही है। ओके? लेकिन अगर एक कन्फेस कर लेता है और दूसरा कन्फेस नहीं करता, तो जो कन्फेस करेगा उसको 0 साल की सज़ा होगी और जो कन्फेस नहीं करता उसको 5 साल की सज़ा होने वाली है। ओके? और अगर दोनों कन्फेस कर लें तो दोनों को 3-3 साल की सज़ा होगी और दोनों 3 साल बाद रिहा हो जाएँगे। ठीक है? सो कन्फेस अगर ना करें तो 5 साल की सज़ा है, दोनों एक साथ कन्फेस कर लें तो 3 साल की है और दोनों ही कन्फेस ना करें तो 1 साल की है क्योंकि वो पकड़े नहीं जाएँगे तो 1-1 साल की सज़ा करके वो बाहर आ जाएँगे। ठीक है? तो ये प्रिज़नर डायलेमा का केस। अब यहाँ पर भी प्लेयर ए और प्लेयर बी है। ये प्लेयर बी की स्ट्रैटेजी है, ये प्लेयर ए की स्ट्रैटेजी है, ओके? अगर प्लेयर बी मान लेते हैं कोऑपरेट करता है, प्लेयर बी अगर कोऑपरेट कर रहा है तो प्लेयर ए के पास 2 ऑप्शन है, या तो कोऑपरेट करे या डिफेक्ट कर जाए। तो ऑब्वियस सी बात है वो कोऑपरेट करेगा क्योंकि उसको कोऑपरेट करके ही फ़ायदा है। अगर प्लेयर बी डिफेक्ट करता है, तो प्लेयर ए के पास 2 ऑप्शन है, या कोऑपरेट करे या डिफेक्ट करे। ऑब्वियस सी बात है कोऑपरेट करने में उसको फ़ायदा है, डिफेक्ट करने में उसको नुकसान हो जाएगा, 1 साल की सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है वो कोऑपरेट करेगा और 0 साल की सज़ा काट के बाहर हो जाएगा। ठीक है? नाउ अगर प्लेयर ए कोऑपरेट करता है, बी के पास भी सेम 2 ऑप्शन है, ये कोऑपरेट करे, डिफेक्ट करे। अगर ये कोऑपरेट कर रहा है, तो अगर प्लेयर बी भी कोऑपरेट कर देता है, तो दोनों को 3 साल की सज़ा होगी। लेकिन प्लेयर बी अगर डिफेक्ट कर जाता है, यानी मना कर देता है और प्लेयर ए ने कोऑपरेट करके गवाही दे दी, तो प्लेयर बी को 5 साल की सज़ा हो जाएगी। इसलिए वो ये नहीं करेगा। वो क्या करेगा?
वो कॉपरेट ही करेगा, ठीक है। वहीं पर प्लेयर ए अगर डिफेक्ट कर जाता है, ठीक है, सो प्लेयर बी के पास कॉपरेट का ऑप्शन है, डिफेक्ट का। अगर वो कॉपरेट करता है तो 0 साल की सज़ा होगी, डिफेक्ट करता है तो 1 साल की सज़ा होगी, इसीलिए वो चुनेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल सिर्फ़ एक ही जगह मैच हो रहे हैं, ठीक है। ये मैच नहीं हो रहा है बिकॉज़ हमने 5 को नहीं चुना था, ये गलती से सर्कल डल गया, ठीक है। सो क्योंकि एक ही जगह मैच हो रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर सिंगल नैश इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ओके। तो नैश इक्विलिब्रियम यहाँ पर भी मिला हमें, 2 नैश इक्विलिब्रियम थे, यहाँ पे भी 2 नैश इक्विलिब्रियम थे, यहाँ पे सिंगल नैश इक्विलिब्रियम था। अब हम मैचिंग पेनीज़ गेम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएँगे और यहाँ पर 2 प्लेयर हैं, एक प्लेयर ए है, एक प्लेयर बी है। प्लेयर ए कहता है कि दोनों का जो सिक्के हैं उनका मैच आएगा, यानी हेड-हेड आएगा या टेल-टेल आएगा। अगर हेड-हेड या टेल-टेल आ जाता है तो इसको +1 मिलेंगे। लेकिन बी कहता है मैच नहीं आएगा, यानी हेड या टेल आएगा या टेल हेड आएगा, दोनों मैच नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा आ जाता है तो इसको +1 मिलेगा, इसको -1 मिलेगा, ओके? ये है मैचिंग पेनीज़ की। तो ये हमारे पास प्ले ऑफ दिया हुआ है इसका। प्लेयर ए जो है उसका यहाँ पर वर्टिकल साइड में है और प्लेयर बी का यहाँ पर हॉरिजॉन्टल साइड में दिया है। अगर प्लेयर बी हेड चूज़ करता है, ठीक है? तो प्लेयर बी ए क्या करेगा? वो भी हेड ही चूज़ करेगा क्योंकि उसको तो मैच करना है। इसीलिए उसने क्या किया? हेड चूज़ किया यहाँ पर, ओके? क्योंकि अगर वो टेल चूज़ करता है तो -1 हो जाएगा क्योंकि एक सिक्के का हेड आएगा, दूसरे का टेल आएगा। अगर प्लेयर बी वाले में टेल आता है, ठीक है? टेल आ रहा है अगर, तो ये क्या चूज़ करेगा? ये भी टेल चूज़ करेगा बिकॉज़ इसको तो मैच करने हैं। तो यहाँ पर ये टेल चूज़ करेगा। तो एक बार इसने हेड चूज़ किया, एक बार टेल चूज़। अब प्लेयर ए मान लेते हैं पहले हेड चूज़ करता है, ठीक है? तो प्लेयर बी क्या करेगा? हेड चूज़ तो नहीं करेगा बिकॉज़ उसको तो मैचिंग नहीं लाना, इसीलिए वो टेल चूज़ करेगा, यानी वो टेल चूज़ करेगा, +1 उसको तभी मिलेगा। अगर प्लेयर ए टेल चूज़ करता है, तो प्लेयर बी क्या चूज़ करेगा? वो हेड चूज़ करेगा बिकॉज़ उसको +1 तभी मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी 2 सर्कल आपस में मैच नहीं हुए, यानी यहाँ पर कोई भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं होगा। यहाँ पर नो नैश इक्विलिब्रियम होने वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन 3 यानी मैचिंग पेनीज़ गेम में कोई भी नैश इक्विलिब्रियम नहीं रहने वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द रिवाइज्ड क्राइटेरिया ऑफ एमएसएमई इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 एज पर द बजट 2025-26। 2025-26 का जो बजट आया है उसके हिसाब से एमएसएमई का जो नया क्राइटेरिया है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है, वो क्या है? देखिए, अगर हम इसके क्राइटेरिया की बात करें, 2 टाइप से हम इसका क्राइटेरिया देखते हैं। एक होती है इन्वेस्टमेंट लिमिट के हिसाब से और एक होता है इनकम लिमिट के हिसाब से। अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट से हिसाब से देखा जाए तो ओल्ड क्राइटेरिया और न्यू क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है? ओल्ड क्राइटेरिया जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के लिए क्राइटेरिया था, वो था 1 करोड़, 10 करोड़ एंड 50 करोड़। यानी 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ है, 10 करोड़ तक है तो स्मॉल है और 50 तक है तो मीडियम है। ये क्राइटेरिया चेंज हो गया है 1 से 2.5, 10 से ये चेंज हो गया है 25 और 50 से हो गया है 125 करोड़, ओके। इसी तरह इनकम लिमिट के हिसाब से देखा जाए तो ओल्ड क्राइटेरिया और न्यू क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है? ओल्ड क्राइटेरिया था 5 करोड़ फॉर माइक्रो, 50 करोड़ फॉर स्मॉल एंड 250 करोड़ फॉर मीडियम। ये चेंज हो गया है 5 टू 10 करोड़ फॉर माइक्रो, 50 टू 100 करोड़ फॉर स्मॉल एंड 250 टू 500 करोड़ फॉर मीडियम, ओके। सो अगर पहली स्टेटमेंट देखें, एन एंटरप्राइज इज क्लासिफाइड एज माइक्रो एंटरप्राइजेज इफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 2.5। माइक्रो का न्यू क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना है? 2.5। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। मीडियम एंटरप्राइजेज इज वन हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। ये जो इनकम की बात कर रहे हैं ये टर्नओवर लिमिट ही है, ठीक है। तो जिसका टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा है यानी 50 करोड़ तक है वो मीडियम एंटरप्राइजेस है। ये गलत हो जाएगा बिकॉज टर्नओवर 50 करोड़ नहीं है, 500 करोड़ है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें अगर, अ स्मॉल एंटरप्राइजेज हैज़ इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 10 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेज उससे कहेंगे जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ तक है, ये भी गलत है। 10 से चेंज करके वो 25 हो गई है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। अ माइक्रो एंटरप्राइजेज इज वन हुज टर्नओवर इज अप टू 10 करोड़। माइक्रो उसे कहेंगे जिसका टर्नओवर 10 करोड़ तक है। ये हमारा टर्नओवर है, ओल्ड था 5 करोड़, अब है 10 करोड़ माइक्रो के लिए, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्मॉल एंटरप्राइजेज हैज़ टर्नओवर लिमिट ऑफ 100 करोड़। अगर स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें उसमें टर्नओवर लिमिट जो है 50 करोड़ थी पहले, अब कितनी हो गई है? 100 करोड़ हो गई है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट कौन सी सही हो जाएंगी? ए, डी एंड ई स्टेटमेंट सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट। सबसे पुरानी कौन सी पब्लिकेशन आई थी, उसके बाद सबसे लेटेस्ट कौन सी आई है, इस अकॉर्डिंग हमने अरेंज करना है। अगर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें जो आर्थर लुइस के द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी 1955 में। ओके, अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, और जो रॉबर्ट सोलर ने दी थी वह है कंट्रीब्यूशन टू थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये आई थी 1956 में। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय वॉल्ट रोस्टो, ये आई थी 1960 में। और एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, जो गुनर मिडल के द्वारा लिखी गई थी, ये बुक आई थी 1968 में। और स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय अल्बर्ट हिशमैन की अगर हम बात करें, ये बुक आई है 1958 में। तो अगर हम इन्हें अरेंज करें, सबसे पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ई, फिर उसके बाद सी एंड फिर डी। ए बी ई सी एंड डी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द मैंडेट, जिसे हम प्रियम्बल ऑफ द आरबीआई कहते हैं, वो कब अमेंड किया गया था, यानी आरबीआई का प्रियम्बल को हमने कब अमेंड किया था। देखिए, अमेंड किया गया था फाइनेंस एक्ट जो हमारा आया था 2016 में, हमें इसे अमेंड किया था, और यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई का प्राइमरी मोटिव रहेगा, ये हमने यहाँ पर डिसाइड किया था। और यहीं पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बनाई गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो कमेटी होती है जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को कंट्रोल करती है, यानी पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नर कंट्रोल करता था कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा, सीपीआई कितना रहने वाला है, बैंक रेट कितना रहने वाला है, उसमें गवर्नर का से था। अब क्या है, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई है, यही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो जितने भी पैरामीटर हमने सेट करने हैं, बैंक रेट, सीपीआई, रिवर्स रेपो रेट, सो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो सेट करती है। इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, जिसमें एक आरबीआई का गवर्नर होता है, एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है, और एक आरबीआई के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ मेंबर होता है। ठीक है, ये 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के, और 3 मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ठीक है, तो 3 आरबीआई के मेंबर हो गए, 3 गवर्नमेंट के मेंबर हो गए। तो अब ये बेसिकली कंबाइन एफर्ट है, कंबाइन डिसीजन लिया जाता है। तो इनमें औरों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा दिया गया है। पहले सब कुछ गवर्नर के हाथ में था, और ये एमपीसी को साल में कम से कम 4 बार जरूर मिलना होता है। ओके, सो ये कब अमेंड किया गया था, 2016 में अमेंड किया गया था, और यहीं पर हमने सेक्शन 45Z जो है इसमें इंटीग्रेट किया था। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें, अरेंज द फॉलोइंग यूनियन गवर्नमेंट डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर ईयर 2023-4 इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर यूनियन बजट 2025-26। देखिए, हमें पता है जब भी कोई बजट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 2025-26 की अगर हम बात करें, उसमें 3 टाइप के एस्टिमेट होते हैं। एक एस्टिमेट होता है बजट एस्टिमेट, यानी 2025-26 के जो अप्रैल 2025 टू मार्च 2026 तक रहने वाला है, उसके क्या बजट एस्टिमेट है, कितना हमारे पास पैसा आएगा, कितना हम खर्च करेंगे। एक एस्टिमेट होता है उसके अंदर रिवाइज एस्टिमेट। ओके, 2024-25 के इसमें रिवाइज एस्टिमेट होते हैं, यानी जो साल का बजट आ रहा है उससे पहले वाले साल के रिवाइज एस्टिमेट होते हैं। यानी हमारे पास, क्योंकि अब फरवरी में बजट आ रहा है, तो फरवरी तक का डाटा आ चुका है पिछले साल का, तो हम अपने एस्टिमेट को रिवाइज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया होता है बजट एस्टिमेट 2024-25 का, यानी पिछले साल जब 2024-25 का बजट आया था, तब हमने कौन से बजट एस्टिमेट दिए थे। जो एक्चुअल एस्टिमेट होते हैं वो होते हैं 1 साल छोड़ के उससे पहले वाले, यानी 2025-26 का बजट है, तो 2024-25 अभी पूरा नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि बजट कब आ जाता है, फरवरी में ही आ जाता है, तो 24-25 अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसके एक्चुअल एस्टिमेट तो नहीं हो सकते। एक्चुअल एस्टिमेट होते हैं 2023-24 के। तो ये यही पूछ रहा है कि 2025-26 का जो बजट है, उसमें जो 2023-24 के एक्चुअल एस्टिमेट दिए गए हैं, उनके हिसाब से इन सब डेफिसिट की क्या वैल्यूज थी। ओके, हम ये वैल्यूज जो है हमने यहाँ पर दे रखी है। देखिए, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो ग्रीन कलर में है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर हम 23-24 का देखें तो कितना था, 2 था। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 2 था। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया हमारा 2। फिर उसके बाद अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट जो है ब्लू कलर में है, तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया हमारा 2.6। ओके, फिर उसके बाद फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें, फिस्कल डेफिसिट पिंक कलर में है, तो ये हो जाएगा 5.6। फिस्कल डेफिसिट हो गया हमारा 5.6। प्राइमरी डेफिसिट की हम बात करें, प्राइमरी डेफिसिट हो गया हमारा 1.6। एक और इन्होंने पूछा है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट अप्रोक्सीमेटली 1% के इक्वल होता है। ठीक है, सो फिस्कल डेफिसिट 5.6 है, प्राइमरी डेफिसिट 1.6 है, और रेवेन्यू डेफिसिट 2.6 है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2 है हमारा। सो यहाँ पर ये वैल्यू रखिए, फिस्कल डेफिसिट है हमारा 5.6, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है 2, रेवेन्यू डेफिसिट है 2.6,
प्राइमरी डेफिसिट है 1.6, करंट अकाउंट डेफिसिट है 1। सो इन्हें हमने बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे कम क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। फिर उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा यानी सी हो जाएगा। फिर उसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। फिर उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा यानी कि ई हो जाएगा। फिर उसके बाद ए हो जाएगा, डी सी बी ए यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें, अरेंज द फॉलोइंग आइटम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर एलोकेशन मेड इन यूनियन बजट 2025-26 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें ये आइटम्स दी हुई हैं, एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटी, एजुकेशन, डिफेंस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट। अब 2025-26 के बजट में इन आइटम पे कितना खर्चा तय किया गया है उसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है यानी घटते क्रम में लगाना है। यहाँ पर ये आइटम आपको दी हुई है। अगर एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,71,000 करोड़ है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको 171 अगर लिख लेते हैं। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में कितना है 1,28,000 करोड़, तो इसे हम 128 लिख लेंगे। डिफेंस में हमारे पास 4,91,000 करोड़, सो इसको लिख लेंगे हम 491। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हमारे पास 65,000 करोड़, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 65। और रूरल डेवलपमेंट में है हमारे पास 2,66,000, तो इसको लिख लेते हैं हम 266। तो सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, डिफेंस में हो रहा है। हमने घटते क्रम में लिखना है तो सबसे ज़्यादा वाला पहले आएगा, तो पहले आएगा सी। फिर उसके बाद 491 के बाद आप देख पा रहे होंगे रूरल डेवलपमेंट में ज़्यादा है, तो सी के बाद आएगा ई। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में ज़्यादा है तो उसके बाद आ जाएगा ए। फिर उसके बाद एजुकेशन में ज़्यादा है तो आ जाएगा बी। और फिर लास्ट में हमारे पास कॉमर्स इंडस्ट्री है यानी कि डी है। सी ई ए बी डी इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरेंज द फॉलोइंग क्राइसिस इन क्रोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट। ये अलग अलग क्राइसिस दी हुए हैं, ऑयल क्राइसिस है, डेट क्राइसिस है, ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, अर्जेंटीना का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था जब अर्जेंटीना की इकोनॉमी में हम उनकी करेंसी जो है वो फेल हो गई थी, यूरोजोन क्राइसिस आया था। तो इन सबको हमने अरेंज करना है। सबसे पहले ओपेक क्राइसिस की बात करें, ये आया था 1973 में जब ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जब कंसेप्ट आया था हमारा स्टैगफ्लेशन का, वो उसी टाइम का कंसेप्ट है। बिकॉज ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा जो इनपुट कॉस्ट है कंपनीज का बढ़ गया था और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया था। इन्फ्लेशन भी आ गया था तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गया था। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाए और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हम स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं। ओके, अब इंटरनेशनल डेट क्राइसिस की बात करें, इंटरनेशनल डेट क्राइसिस 1982 में आया था जब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं यानी कि जो साउथ अमेरिकन कंट्री हैं वहाँ पर डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा कर गई थी कंट्रियाँ। ठीक है, तो कंट्रीज डिफ़ॉल्ट करने की वजह से इंटरनेशनल डेट क्राइसिस आ गया था 1982 में। ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं और ईस्ट एशिया की जो कंट्री हैं उनकी करेंसी कोलैप्स कर गई थी और ये बात है 1997 की। अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, ये आया था 1998 से 2002 के बीच। ओके, यहाँ पे अर्जेंटीना का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया था। यूरोजोन क्राइसिस की अगर हम बात करें, ये आया था 2009 से 2014 के बीच। यहाँ पे जो यूरोजोन कंट्रीज हैं जैसे कि ग्रीस हो गया, पोर्तुगल हो गया, पोर्तुगल के बाद आयरलैंड हो गया, इन सब कंट्रीज़ के अंदर क्या आ गया था, डेट क्राइसिस आ गया था जिसे हमने यूरोजोन क्राइसिस का यहाँ पे नाम दिया है। तो अगर इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लगाना शुरू करें, सबसे पहले आया है ओपेक का ऑयल क्राइसिस यानी 1973 में, यानी ए सबसे पहले आएगा और ए ये चारों में सबसे पहले दिया हुआ है। फिर आया है 1982 का इंटरनेशनल डेट क्राइसिस यानी बी सेकंड नंबर पे आएगा, ये 3 ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 1997 का ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि सी, तो यानी थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सी इन दोनों में है। फिर उसके बाद 1998 का डी आ जाएगा हमारा अर्जेंटीनियन इकोनॉमिक क्राइसिस, तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल यानी सोलो मॉडल के केस में द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज आर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप ये सोलो ग्रोथ मॉडल का डायग्राम देख सकते हैं। एन है हमारी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, ये हमारी डेप्रिसिएशन रेट, ये हमारी कैपिटल। जब भी पॉपुलेशन ग्रो करती है तो ये कर जो है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ओके, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लेते हैं हम कैपिटल लेबर रेशो या कैपिटल पर हेड, यहाँ पर हम लेते हैं आउटपुट लेबर रेशो या फिर कह लीजिए आउटपुट पर हेड, या फिर इसे इनकम पर हेड भी हम कहते हैं बिकॉज आउटपुट और इनकम इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ओके, जब ये कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई इसकी वजह से आप देख सकते हैं कैपिटल पर हेड पहले यहाँ था, अब ये हो गया, यानी कैपिटल पर हेड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर हम वाई एक्सिस के आउटपुट पर हेड की बात करें, पहले आउटपुट पर हेड इतना था हमारा। ओके, अब आउटपुट पर हेड कितना हो गया है, ये हो गया है, तो आउटपुट पर हेड क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। ओके,
अब इस स्टेटमेंट पढ़िए, रिडक्शन इन स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर हेड। कैपिटल पर हेड स्टडी स्टेट लेवल पे हमारा डिक्रीज हो गया, बिल्कुल सही है। पहले स्टडी स्टेट ये थी, अब स्टडी स्टेट ये है और इस पे कैपिटल पर हेड जो है वो हमारा डिक्रीज हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज पर कैपिटा आउटपुट, पर कैपिटा आउटपुट हमारा इंक्रीज हो गया है, ये गलत है बिकॉज पर कैपिटा आउटपुट आप देख पा रहे हैं वो डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन स्टडी स्टेट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, देखिए जब हम इस पे आउटपुट पर कैपिटा पे ऊपर की तरफ को जाते हैं तो उसकी ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज होती चलती है। अब क्योंकि हम इस पे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ग्रोथ रेट क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टडी स्टेट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगी यहाँ पर। ओके, डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशो, कैपिटल आउटपुट रेशो हमारे यहाँ से यहाँ आने की वजह से क्या डिक्रीज होगा। देखिए कैपिटल आउटपुट रेशो बताता है मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशो जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट आपको ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता है, यानी मार्जिन प्रोडक्टिविटी इतनी कम होगी। अब ये कह रहा है डिक्रीज हो रहा है कैपिटल आउटपुट रेशो, यानी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कैपिटल की आवश्यकता कम है। तो यानी मार्जिन प्रोडक्टिविटी कैपिटल की ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा कैसे होगी ये आप देख सकते हैं, आउटपुट पर हेड जो है ये फंक्शन होता है कैपिटल पर हेड का, हमने सोलो मॉडल में पढ़ा है। और अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो इसे हम और अच्छे से करेंगे, जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है उसमें जो है, जो हमने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है उससे बेटर वीडियो डाली है, बिकॉज यूट्यूब वाली पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी बच्चों को। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें हम गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन भी पढ़ेंगे, वो भी इसी से कनेक्टेड है। ओके, सो यहाँ पर देखिए मार्जिन प्रोडक्टिविटी कैपिटल हमें ये स्टेटमेंट कह रही है कि इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, आउटपुट पर हेड हमें पता है फंक्शन होता है कैपिटल पर हेड का। अब इसका जो स्लोप होगा वो होगा मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और आप ये देख पा रहे होंगे कि इसका स्लोप जो है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, यानी ये फ्लैट होता जा रहा है कंपेरेटिवली, यानी मार्जिन प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे आप ऊपर को जा रहे हैं। तो अगर हम नीचे को आएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएंगे तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब है कैपिटल आउटपुट रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, यानी सेम यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए अब आपको कम कैपिटल की जरूरत होगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट पॉइंट कह रहा है इनवर्स शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, ये स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर रिसोर्सेज के बढ़ने से आउटवर्ड शिफ्ट होती है, और यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर आउटवर्ड शिफ्ट होगी, ना कि इनवर्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, सी और डी, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है, तो इसीलिए हम इसे थर्ड को सही आंसर यहाँ पे मान लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन प्रॉपर्टी राइट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है प्रॉपर्टी राइट को सही डिफाइन करती है। देखिए प्रॉपर्टी राइट वो राइट होते हैं जिसमें आपके पास हक होता है लैंड को किसी भी तरीके से यूज करने का, उसमें ओनरशिप राइट आपके डिफाइन होते हैं कि कौन ओनर होगा लैंड का, और आपके पास ट्रांसफर राइट भी होते हैं, यानी आप चाहे किस मर्जी को वो प्रॉपर्टी जो है बेच सकते हैं। ओके, सो इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी राइट, जिसमें आपको प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट हो, उसकी ओनरशिप आपके पास हो और उसको ट्रांसफर करने का अधिकार भी आपके पास हो। तो प्रॉपर्टी राइट रेफर ओनली टू द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड कैपिटल, ये जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है, प्राइवेट लैंड भी हो सकती है, प्राइवेट कैपिटल भी हो सकती है। ओके, सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्रॉपर्टी राइट आर इनफॉर्मल सोशल रूल दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ, ये गलत है। प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो बाय लॉ भी इन्फोर्स किए जा सकते हैं। ओके, सो आपके पास अगर किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, ये ऑब्वियस सी बात है कि बाय लॉ आपके पास जो है आपके नाम की गई है वो प्रॉपर्टी, तो ये भी इनकरेक्ट है। प्रॉपर्टी राइट हैज अ लीगली इन्फोर्स राइट टू डिटरमाइन हाउ रिसोर्सेज इज यूज्ड ऑन एंड ट्रांसफर, ये लीगली एनफोर्स राइट हैं जो ये बताते हैं कि कैसे आप रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, उसके ऑन कर सकते हैं उसको, या फिर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट कह रही है प्रॉपर्टी राइट प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम प्रॉफिटिंग फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये गलत है बिकॉज प्रॉपर्टी राइट जो है वो आपको अलाउ करते हैं कि आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 69 की अगर हम बात करें, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी दी हुई है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, और टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में एज ऑफ नवंबर 2024 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन है सोलर एनर्जी का, कितना हाइड्रो का, कितना न्यूक्लियर का, कितना विंड का, ये हमने मैच करना है। देखिए सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें, इन सब एनर्जी में सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा वाला आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पे 20.60, तो आप इसे आराम से मार्क कर सकते हैं। और न्यूक्लियर का सबसे कम है, ये हमें पता है, तो न्यूक्लियर का कितना हो गया 1.80। सो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन जो है एलिमिनेट करके भी निकाल सकते थे। हमें पता है सोलर एनर्जी का रिन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन इन चारों में सबसे ज़्यादा है और न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे कम है, ठीक है। सो ए का 2 और सी का 4 किस में दिख रहा है आपको, ए का 2 और सी का 4 इसमें दिख रहा है,
ए का 3 दिख रहा है तो ये तो गलत हो गया, ए का 2 सी का 1 है तो ये भी गलत हो गया, ए का 2 है पर सी का 3 है ये भी गलत हो गया, तो यहीं से करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। सो आप हाइड्रो एनर्जी का पता लगा सकते हैं, थर्ड हो जाएगा यानी 10.30% हो जाएगा। विंड एनर्जी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यानी 10.50% हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाटा अबाउट द सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय, सेल्स दी हुई है, सेल का मीन जो है वो 40 है, यानी सेल का जब आप एवरेज निकालते हैं तो 40 आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो वो खर्चा कर रहे हैं उसका जब हम एवरेज निकालते हैं यानी मीन निकालते हैं तो 6 आ रहा है। सेल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 10 है, यानी सेल्स में कितना डेविएशन आता है मीन के से, कितना वो दूर जा सकती है, मीन से ज़्यादा भी हो सकती है सेल और कम भी हो सकती है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की भी हम बात करें तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है। और इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, यानी सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के बीच में जो कोरिलेशन है, यानी एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से सेल्स कितनी बढ़ती है, हमें पता है कोरिलेशन अगर 1 हो तो परफेक्ट रिलेशनशिप होती है, और पॉजिटिव 1 हो तो एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहे हैं आप तो उससे सेल परफेक्टली बढ़ेगी, यानी एडवर्टाइजमेंट 10% बढ़ाया आपकी सेल 10% बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, बिकॉज 0.9 इसकी वैल्यू है तो कोरिलेशन भी ज़्यादा है, यानी एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से हमारी सेल बढ़ती है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ जब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 6 है सेल हमारी 40 है। ओके, अब ये बोल रहा है सेल आपको बतानी है कितनी होगी जब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 10 करोड़ है। ओके, सो इसे हम कैसे करेंगे, रिग्रेशन एस्टिमेट फॉर्मूले से करेंगे, और वो कैसे निकाला जा सकता है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स। अगर हम सेल को एक्स मान ले और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को वाई मान ले, ठीक है, तो हमसे एक्स कैप पूछ रहा है, ये हम मान लेते हैं कि एक्स कैप की वैल्यू हमने निकालनी है। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एक्स की मीन वैल्यू प्लस कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इनटू में y माइनस मीन ऑफ y। ओके, ये हमने निकालना है जिसे हम सेल कह रहे हैं, तो सेल हमने निकालने हैं। ओके, ये है मीन ऑफ द सेल, x क्या है, सेल है, तो मीन ऑफ द सेल कितना था, 40 था, ये हमारे पास दिया हुआ है, प्लस कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है, 0.9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मतलब सेल का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 1.5 है। ओके, y दी हुई है हमें, यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ओरिजिनल जो हमें दिया हुआ है जिसमें हमने सेल निकालनी है वो 10 है, माइनस मीन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 6 है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कितना आ जाएगा 40 प्लस 0.9, और इसको हम 10 को 1.5 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा हमारा 6.67 इनटू में 4। ओके, तो ये आ जाएगा 40 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 6 ही आती है, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई विथ 4 हो जाएगा, तो 40 प्लस 24 ये वैल्यू आ जाएगी 64, यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट कंट्रीज बी इज ए कैपिटल अबंडेंट कंट्री, कंट्री बी जो है कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, ये किससे पता लग रहा है आपको, कंट्री बी में टोटल कैपिटल और टोटल लेबर रेशो का रेशो जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंट्री ए, ये बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास आप कैपिटल अबंडेंट है यानी आपके पास टोटल कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए कैपिटल लेबर रेशो आपके पास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ए, ठीक है। सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर कंट्री बी की बात करें, मान लेते हैं कैपिटल अबंडेंट है, बी के पास जो कैपिटल है वो 100 है और ए के पास जो कैपिटल है वो 50 है, ठीक है, बी के पास जो लेबर है वो मान लेते हैं 50 है और ए के पास भी हम 50 ही मान लेते हैं, चलो 50 नहीं मानते, इसको हम 100 मान लेते हैं इसके पास लेबर ज़्यादा है। ओके, सो अगर हम रेशो निकालें यहाँ पर बी के पास कैपिटल और लेबर रेशो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल कैपिटल और टोटल लेबर का रेशो जो है वो बी के पास ज़्यादा है, तो यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है। टोटल कैपिटल टोटल लेबर रेशो बी का कम है, ये तो गलत हो जाएगा, फिर तो कैपिटल ज़्यादा नहीं होगी। प्राइस ऑफ कैपिटल प्राइस ऑफ लेबर, देखिए जो चीज़ आपके पास अबंडेंट में होती है उसका प्राइस कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैपिटल ज़्यादा है बी के पास तो प्राइस रेशो इसका कम आना चाहिए, ठीक है, सो प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर ऑफ बी लेस देन प्राइस ऑफ कैपिटल रेशो ऑफ प्राइस ऑफ लेबर ऑफ ए, ये बिल्कुल सही है, अगर कैपिटल ग्रेटर देन है तो उसका प्राइस लेस देन ही होगा। ओके, प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन में प्राइस ऑफ लेबर ग्रेटर है, ये गलत हो जाएगा, प्राइस ऑफ कैपिटल अगर ज़्यादा है तो आप कैपिटल अबंडेंट नहीं कहलाएंगे, टोटल लेबर अपॉन में टोटल कैपिटल ज़्यादा है तो वो लेबर अबंडेंट हो जाएगा, ना कि कैपिटल अबंडेंट, तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, ए एंड सी हो जाएगी, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द न्यू क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच में से इनकी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, देखिए न्यू क्लासिकल अप्रोच जो है वो एक्सपेक्टेशन रैशनल एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है, आप लोगों ने देखा होगा रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के बारे में आपने फिलिप्स कर्व में भी पढ़ा होगा जो कि लूकस ने दी थी। ओके,
सो लुकस इसके मेन प्रोपोनेंट थे न्यू क्लासिकल अप्रोच के, और ये ज़्यादातर जो है क्लासिकल के एजम्पशंस को ही फॉलो करते हैं। ओके, तो पहली स्टेटमेंट है द मेन प्रोटैगोनिस्ट ऑफ आर ई लुकस जूनियर। इसके जो मेन समर्थक थे वो कौन थे? लुकस जूनियर थे, ये बिल्कुल सही है। लुकस जूनियर की जो ये रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी आई थी 1972 के आसपास आई थी, और तभी से न्यू क्लासिकल अप्रोच जो है वो शुरू होती है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, गलत है क्योंकि ये रैशनल एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड है, हमने पढ़ा हुआ है, ना कि अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन से, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग 1950s, ये भी गलत है। न्यू क्लासिकल अप्रोच लुकस के काम के बाद शुरू हुई थी, यानी लुकस ने का वर्क है 1972 का, सो ये 1950s में स्टार्ट नहीं हो सकती। कंप्लीट वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब हम क्लासिकल में पढ़ते हैं। क्लासिकल में वेज फ्लेक्सिबिलिटी होती है और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इन्होंने उसी की assumption उठाई थी, तो ये बिल्कुल सही है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्राइस इज रैंडम एरर, ये भी बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रैशनल एक्सपेक्टेशन में जो भी एरर होंगी वो रैंडम होगी, यानी उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो एक्चुअल से बिल्कुल मैच करती हैं। हाँ, अगर उनमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो रैंडम एरर की वजह से आ रहा है। ठीक है, सो ये ऑप्शन ई भी करेक्ट है, तो ए डी ई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया सोलो मॉडल से। एन इंक्रीज इन सेविंग रेट, न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी के हिसाब से अगर सेविंग रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इट रेज द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन, इट इंक्रीज लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, इट डिक्रीज द स्टडी स्टेट कैपिटल लेवल रेशियो, या इट डिक्रीज द लॉन्ग रन लेवल ऑफ कैपिटल एंड आउटपुट पर है। देखिए, जब सेविंग इंक्रीज होती है तो सेविंग इंक्रीज होने से आप देख सकते होंगे यहाँ पर हमारा कैपिटल पर हेड इंक्रीज हो गया, और कैपिटल पर हेड के साथ हमारे पास आउटपुट पर हेड भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, अभी जब सेविंग रेट इंक्रीज होती है, इस सेविंग रेट इंक्रीज होने से आउटपुट की ग्रोथ रेट बढ़ती तो जरूर है, बट वो शॉर्ट रन में बढ़ती है, यानी एक वापस हम स्टडी पॉइंट पे आकर रुक जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। परमानेंट चेंज जो आएगा ग्रोथ रेट में, यानी लॉन्ग रन चेंज जो आएगा वो टेक्नोलॉजी की वजह से आता है। सेविंग के चेंज होने से सिर्फ शॉर्ट रन आउटपुट की ग्रोथ होती है। ओके, सो अगर हम ऑप्शन पढ़े, इट रेज द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन, ये बिल्कुल सही है। इट इंक्रीज द लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ये गलत है। इट डिक्रीज द स्टडी स्टेट कैपिटल लेबर रेशो, आप देख सकते हैं कैपिटल लेबर रेशो पहले ये थी, अब ये है, तो इट इंक्रीज द स्टडी स्टेट कैपिटल लेबर रेशो, ना कि डिक्रीज, तो भी गलत है। इट डिक्रीज द लॉन्ग रन लेवल ऑफ कैपिटल एंड आउटपुट पर हेड, ये भी गलत है। कैपिटल पर हेड और आउटपुट पर हेड कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 74 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ गुड क्राउडेड सिटी साइडवॉक, एक साइडवॉक बनी हुई है, एक शहर है जिसमें बहुत ज्यादा क्राउड है। ओके, अब उस क्राउड में साइडवॉक बनी हुई है, रोड के साइड में जो साइडवॉक बनी होती है वो बनी हुई है, तो ये कौन सी गुड का पार्ट होगी? नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवरी। देखिए, ये साइडवॉक जो पब्लिक के लिए बनी हुई है इस पर कोई भी चल सकता है, तो ये एक्सक्लूडेबल तो नहीं है, आप किसी को चलने से नहीं रोक सकते, तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। ओके, तो नॉन एक्सक्लूडेबल तो ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएंगे दोनों ऑप्शन। ठीक है, अब क्या ये राइवलरी है या नॉन राइवलरी है? देखिए, ये राइवलरी है। राइवलरी किसे कहा जाता है? जब एक के यूज करने से दूसरे के लिए उसकी एबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉन्ड है जहाँ पे आप फिश निकाल रहे हैं, तो फिश निकालने से, आपके निकालने से दूसरे की उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, सिमिलरली साइड वॉक में जब ज़्यादा लोग ऐड होते जाएंगे उसकी वजह से रश बढ़ता जाएगा, तो औरों के लिए एबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। इसीलिए नॉन एक्सक्लूडेबल और राइवलरी नेचर की गुड है, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, और इसे ही हम कॉमन रिसोर्सेज कहते हैं। कॉमन रिसोर्सेज की प्रॉपर्टी होती है कि नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और राइवलरी होते हैं। पब्लिक गुड की प्रॉपर्टी होती है कि नॉन एक्सक्लूडेबल होता है और नॉन राइवल होता है। ओके, प्राइवेट गुड की प्रॉपर्टी होती है वो एक्सक्लूडेबल भी होता है और राइवल भी होता है। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ करना, हमने ये कंसेप्ट दिया हुआ है, और ये किसने कंसेप्ट दिया था? सबसे पहला कंसेप्ट है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट की जब हम बात करते हैं, थ्रिफ्ट कह रहे हैं सेविंग को। ओके, थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेविंग। सो पैराडॉक्स ऑफ सेविंग का क्या मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल जो सेविंग कर रहा है वो तो उसके लिए तो अच्छी है, लेकिन इकोनॉमी के सभी इंडिविजुअल अगर सेविंग करने लग जाएं तो इकोनॉमी के लिए वो खराब बात हो जाती है। इसे हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ सेविंग या फिर पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, और ये दिया गया था जेएम कीन्स के द्वारा। ठीक है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स की हम बात करें, ये क्या कहता है कि इकोनॉमी में वाटर जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका प्राइसेस कम है, जबकि डायमंड आपके जीवन के लिए इतना आवश्यक नहीं है, उसके प्राइसेस फिर भी हाई है। सो एक तरीके से पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। ठीक है, एक तरीके से विरोधाभास है। जो चीज़ हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है उसके प्राइसेस हाई हैं, और जो चीज़ हमारे जीवन के लिए उपयोगी है उसके प्राइसेस कम है, तो इसे वाटर डायमंड पैराडॉक्स कहते हैं, और ये एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी, यानी ऑप्शन 4 इसका आंसर है। वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स क्या कहती है?
कि जब वेजेस इंक्रीज हो जाएं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन वेजेस इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, कि हमारा जो एम्प्लॉयर है उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाता है, तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए एक विरोधाभास क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वेज बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन वेज बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। और ये दिया गया था पिगो के द्वारा, मेनली क्लासिकल्स के द्वारा। मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स क्या कहती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स कहती है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा है वो जरूरी नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा हो। जैसे कि केन्स ने बात करी थी सेविंग पैराडॉक्स की, सेम ही इसमें बात है। इसके अंदर हम और भी पैराडॉक्स पढ़ते हैं, जैसे कि पैराडॉक्स ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं हम, या पैराडॉक्स ऑफ डेट पढ़ते हैं। पैराडॉक्स ऑफ कॉस्ट क्या कहता है कि जब भी फर्म जो है अपना कॉस्ट कट करती है, यानी कि मान लीजिए वो वेजेस डिक्रीज करती है, तो वेजेस के डिक्रीज होने से क्या हो जाता है, हमारे जो इंडिविजुअल है उनकी इनकम कम हो जाती है। तो फर्म्स ने तो अपने लिए क्या किया, वेजेस कट किया। ठीक है, फर्म के लिए तो अच्छी चीज़ है, इंडिविजुअल के लिए, लेकिन अगर सभी फर्म अपने वेजेस कट कर दें तो उससे क्या हो जाएगा, इनकम इकोनॉमी में कम हो जाएगी, और जब इनकम कम हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और उनकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वेज कट होने से एक तरीके से आपकी प्रोडक्शन कम होगी, तो ये भी एक पैराडॉक्सल सिचुएशन है। पैराडॉक्स ऑफ डेट किसे कहते हैं, पैराडॉक्स का डेट का मतलब है कि इंडिविजुअल जब डेट पे कर रहा है तो वो तो ठीक है, इंडिविजुअल अपना कर्जा उतार रहा है, लेकिन अगर सभी लोग डेट पे करने लग जाएं तो डेट पे करने से डिमांड इकोनॉमी में कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने से क्या होगा कि इकोनॉमी में रिसेशन की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये किसने दिया था, के बॉल्डिंग ने दिया था। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट किसने दिया था, केन्स ने दिया था, यानी 3 पहले आएगा। वाटर डायमंड पैराडॉक्स एडम स्मिथ ने दिया था, यानी 4 आएगा। वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स पिगो ने दिया था, यानी 2 आएगा, और फिर 1 आएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 दिया हुआ है ऑप्शन 3 के अंदर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। और अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन चाहिए, या आपको मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, तो आप लर्न टू कम्पीट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियोस अगर आपको विदाउट एड फ्री देखनी है तो आप लर्न टू कम्पीट का ऐप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।